तो आज हम लोगों को डिस्कस करना था जो भी पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक जो भी एलिमेंट्स है उनका कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो है वो डिस्कस करना था। ठीक है, तो उसको वन बाय वन जो है उसको देखते हैं। एस ब्लॉक का जो है देखेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो एस ब्लॉक वाले में देख सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एस ब्लॉक। एस ब्लॉक वाले में हम जानते हैं कि दो ग्रुप आता है, ग्रुप वन और ग्रुप टू। ठीक है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स में टू ग्रुप्स, दो ग्रुप आएगा। अब इसमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम लोग बात करें तो एस ब्लॉक ग्रुप वन वाले का होता है NS1। ठीक है, और ग्रुप टू वाले का होता है NS2 होता है। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप वन और ग्रुप टू का हो जाएगा NS1 NS2। ठीक है, ये चीज हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है ये उसका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, एस ब्लॉक एलिमेंट वाले में क्या होगा, तो दे आर सॉफ्ट मेटल्स विथ लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जितना भी एस ब्लॉक का जो एलिमेंट्स होता है वो सारा का सारा मेटल्स होता है, और मेटल्स में भी सॉफ्ट मेटल्स होता है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो कम होता है। ठीक है, इसी में गैलियम और सीजियम भी आता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो इतना कम होता है कि उसको वो हाथ पर रखते मात्र पिघल जाता है। ठीक है, तो एस ब्लॉक का जो भी एलिमेंट्स है उसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है और सॉफ्ट मेटल्स होता है। उसके अलावा आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होता है वो कम होता है। एस ब्लॉक एलिमेंट्स का आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होगा। ठीक है, और हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, चूंकि हम जानते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट जो है वो इंक्रीज इंक्रीज करती है, इसीलिए सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो एस ब्लॉक वाले एलिमेंट का होगा। ठीक है, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर जो है वो लेफ्ट टू राइट जो होता है वो डिक्रीज करता है। तो डिक्रीज करता है तो इसकी वजह से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर वाला एस ब्लॉक एलिमेंट ही होगा। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इसका मतलब एक तरह से मेटालिक कैरेक्टर, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी। ठीक है, तो मेटालिक कैरेक्टर लेफ्ट राइट जो होता है वो डिक्रीज करता है, इसीलिए सबसे ज्यादा मेटालिक या फिर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो होगा वो एस ब्लॉक एलिमेंट्स होगा। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी पूरे ग्रुप्स में सबसे कम आयोनाइजेशन एंथैल्पी एस ब्लॉक वाले का होगा, क्योंकि लेफ्ट राइट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करता है। ठीक है, और हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। ठीक है, उसके बाद जो है दे लूज वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन रेडली टू फॉर्म +1। अल्कली मेटल के केस में जो होता है वो +1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, क्योंकि इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 है। ठीक है, और दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज करता है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स वाले में, मतलब ग्रुप टू वाले में, जिसमें दो इलेक्ट्रॉन वो लूज करेगा। जैसे कि ग्रुप वन वाले में लिथियम है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इसलिए Li+, Na+। पोटेशियम भी एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है। और ग्रुप टू वाले में जो है, ग्रुप टू वाले में क्या होता है, दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज करता है। दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज करता है, जैसे Be+2, Mg+2। ठीक है, Ca+2। तो ये होता है। तो इस तरह से ग्रुप वन का जो एलिमेंट्स है उनको अल्कली मेटल्स के नाम से जाना जाता है, और ग्रुप टू वाले एलिमेंट्स को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ग्रुप वन वाले जो एलिमेंट्स है वो +1 इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से लूज करेगा, और ग्रुप टू वाला जो है वो +2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। ठीक है, स्टेबल होने के लिए। उसके अलावा दे आर वेरी रिएक्टिव मेटल्स, सो दे आर नेवर फाउंड इन फ्री स्टेट इन नेचर। बहुत हाईली रिएक्टिव होता है, क्योंकि हम जानते हैं मेटालिक, सबसे ज्यादा मेटालिक नेचर का जो होता है वो ग्रुप एस ब्लॉक वाले का ही होता है। मेटालिक कैरेक्टर लेफ्ट राइट डिक्रीज करता है, इसलिए सबसे ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर जो होगा वो एस ब्लॉक वाले में होगा। तो सबसे तेजी से इलेक्ट्रॉन लूज जो है वो एस ब्लॉक का एलिमेंट करेगा। तो जितनी ही तेजी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतनी ही तेजी से बॉन्ड बनाएगा। इसका मतलब है कि वो रिएक्टिव उतना ही ज्यादा होगा। तो एस ब्लॉक का एलिमेंट जो है वो हाईली रिएक्टिव होता है। इसके पीछे रीजन यही होता है, क्योंकि एस ब्लॉक का जो भी एलिमेंट्स है वो उसमें मेटालिक कैरेक्टर बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से लूज कर सकता है, इसलिए बॉन्ड आसानी से बनाएगा, तेजी से बनाएगा, जिसकी वजह से हाईली रिएक्टिव होता है। और इसी वजह से जो है हाईली रिएक्टिव होने की वजह से कभी भी फ्री स्टेट में नहीं मिलेगा ये। सोडियम जब भी मिलेगा तो NaCl, सोडियम ऑक्साइड, यही सब के फॉर्म में मिलेगा। मैग्नीशियम मिलेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड के रूप में मिलेगा। ठीक है, क्लोराइड के रूप में मिलेगा। अकेला सोडियम या अकेला
मैग्नीशियम ये सब जो होता है फ्री स्टेट में नेचर में नहीं मिल सकता है, ठीक है। तो ये होता है, तो दे आर वेरी रिएक्टिव मेटल्स, सो दे आर नेवर फाउंड इन फ्री स्टेट इन नेचर। उसके अलावा कंपाउंड्स ऑफ एस ब्लॉक आर आयोनिक इन नेचर। आयोनिक नेचर का क्यों होता है? जो भी एस ब्लॉक एलिमेंट्स होता है उसका कंपाउंड आयोनिक नेचर का होता है। आयोनिक नेचर का इस वजह से होगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लूज करके बॉन्ड बनाता है। जहां पे भी इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से जो बॉन्ड बनता है हम जानते हैं वो आयोनिक बॉन्ड होता है। वैसा कंपाउंड को हम लोग आयोनिक कंपाउंड बोलते हैं। जैसे सोडियम, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, क्लोरीन उसका एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है। तो वैसे केस में सोडियम और क्लोरीन के बीच में आयोनिक कंपाउंड बनेगा, आयोनिक बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है यहाँ पे एस ब्लॉक का जो भी एलिमेंट्स होगा, चाहे वो मैग्नीशियम हो, चाहे वो सोडियम हो, पोटेशियम हो, ये सब जो भी एलिमेंट्स होता है वो चूंकि बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखता है, तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तेजी से, तो वैसे केस में नॉन मेटल उसका इलेक्ट्रॉन ले लेगा और आयोनिक बॉन्ड बन जाएगा। जहां पे भी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनता है वो आयोनिक बॉन्ड होता है। वैसे कंपाउंड को आयोनिक कंपाउंड बोलते हैं। तो इस तरह से ये आयोनिक कंपाउंड बनाएगा एस ब्लॉक एलिमेंट्स। लेकिन इसका एक्सेप्शन है बेरिलियम और लिथियम। लिथियम और बेरिलियम दो ऐसा एलिमेंट्स है एस ब्लॉक का जिसका कंपाउंड ज्यादातर कोवेलेंट नेचर का होता है, ठीक है। तो कंपाउंड्स ऑफ बेरिलियम एंड लिथियम आर कोवेलेंट इन नेचर, ठीक है। फिर इसके बाद रिड्यूसिंग एजेंट हम जानते हैं जो दूसरे को रिड्यूस करे। तो दूसरे को रिड्यूस करने के लिए क्या करना होगा? या तो उसको हाइड्रोजन देना होगा, या उससे ऑक्सीजन लेना होगा, या उसको इलेक्ट्रॉन देना होगा रिड्यूस करने के लिए। तो चूंकि ये एस ब्लॉक का एलिमेंट जितना भी है सब के सब मेटल्स है, तो मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखता है। तो इलेक्ट्रॉन जब लूज करेगा तो किसी को देगा, तो जिसको इलेक्ट्रॉन देगा वो रिड्यूस हुआ और ये खुद ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है, इसी वजह से एस ब्लॉक का जो भी एलिमेंट्स होगा वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन जितनी ही तेजी से लूज करेगा तो सामने वाले को इलेक्ट्रॉन देगा तेजी से, तो वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा पूछ सकता है व्हाई एलिमेंट्स ऑफ एस ब्लॉक आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो बिकॉज दे हैव वेरी हाई टेंडेंसी, ग्रेटर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोवाइड इट टू अदर एटम। किसी दूसरे एटम को जो है वो प्रोवाइड करेगा, उसको दे देगा, ठीक है। तो इस तरह ये होगा। उसके अलावा दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये जानते हैं मेटल है तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी तो होगा ही, ठीक है। उसके अलावा मोस्ट ऑफ द मेटल्स एक्सेप्ट बेरिलियम एंड मैग्नीशियम ऑफ दिस ब्लॉक इम्पार्ट कैरेक्टरिस्टिक्स कलर टू दी फ्लेम, ठीक है। मतलब अगर ये सब इसका कुछ कंपाउंड्स वगैरह सब होता है, जैसे NaCl, KCl, ये सब का कुछ कंपाउंड होता है, उसको अगर हम हीट जब करते हैं ना कुछ कलर जो होता है प्रोवाइड करता है। जैसे NaCl के केस में येलो कलर आता है, KCl के केस में जो होता है वॉयलेट कलर आता है, ठीक है। तो ये सब जो है कुछ कलर्स वगैरह जो है वो आता है। बेरिलियम और मैग्नीशियम को छोड़ के एस ब्लॉक का जो भी एलिमेंट होता है, LiCl के केस में जो होता है पिंक कलर आता है। तो इस तरह का जो है होता है कुछ कंपाउंड है एस ब्लॉक का, ये सब कुछ कंपाउंड्स होता है जिसको अगर हम फ्लेम में अगर हम बर्न करते हैं, ठीक है, अगर हम उसको बर्न करते हैं, उसको हीट प्रोवाइड अगर करते हैं, तो हीट जब प्रोवाइड करेंगे तो एक्साइटेड होकर क्या हो जाता है, वो एक्साइटेड होगा, जिसकी वजह से वो रेडिएशन एमिट करता है। जिस कलर का रेडिएशन एमिट करेगा उस कलर का वो दिखता है। LiCl येलो, KCl वॉयलेट, उसके अलावा LiCl पिंक, NaCl येलो, उसके अलावा जो है वो KCl वॉयलेट, ये सब कलर प्रोवाइड करता है जब इसको हीट किया जाएगा तब। लेकिन बेरिलियम और मैग्नीशियम नहीं करता, तो ये एक्सेप्शन है। तो एक्सेप्शन है इसलिए ये सबको याद भी रखना होगा, ठीक है। तो ये सब जो है इसका कुछ प्रॉपर्टीज है। कलर भी क्यों प्रोवाइड करता है उसका कारण जो है वो क्लियर है कि हीट देने की वजह से उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो एक्साइटेड हो जाता है। इलेक्ट्रॉन जब एक्साइटेड होगा तो वो क्या हो जाएगा, एक्साइटेड जब हो जाएगा तो उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद धीरे धीरे अपने आप को स्टेबल करने के लिए वो एनर्जी लूज करेगा। एनर्जी किस फॉर्म में लूज करेगा, एनर्जी लूज करेगा रेडिएशन के फॉर्म में। और रेडिएशन के फॉर्म में जब एनर्जी लूज करेगा तो जिस कलर का रेडिएशन एमिट करेगा, जिस कलर का रेडिएशन रिलीज करेगा, उस कलर का वो दिखता है, ठीक है। कभी भी अगर कोई बहुत ज्यादा एक्साइटेड अगर हो गया है एटम, तो वो एक्साइटेड स्टेट में रहना नहीं चाहता है, क्योंकि एक्साइटेड जब अगर है तो वो अनस्टेबल है, ठीक है। उस वो जो है अनस्टेबल है, वो इधर उधर जो है एक तरह से भटकता रहेगा, अनस्टेबल है वो। तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए जो भी एक्साइटेड होता है वो क्या करता है, एनर्जी लूज करता है। तो एनर्जी वो कैसे लूज करेगा, रेडिएशन के फॉर्म में। तो जिस कलर का रेडिएशन वो रिलीज करेगा उस कलर का वो दिखता है,
ठीक है, तो ये चीज है इसमें। अब इसके बाद आते हैं अब इसके बाद नेक्स्ट आते हैं पी ब्लॉक वाले पे। तो वो एस ब्लॉक का एलिमेंट्स का वो सारा कैरेक्टरिस्टिक जो है वो हम लोग देख लिए, ठीक है, एस ब्लॉक वाले एलिमेंट्स का। अब उसके बाद जो है हम लोग को देखना है पी ब्लॉक एलिमेंट्स का। तो पी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो ns2np1 से स्टार्ट होता है और ns2np6 तक जाता है। पी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स में कहाँ से स्टार्ट होता है? 13 से स्टार्ट होता है, 18 पे जाके खत्म होता है। 13 से स्टार्ट होगा, 18 पर जाकर खत्म होगा। तो पी ब्लॉक ग्रुप 13 वाले का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns2np1, ग्रुप 14 वाले का ns2np2, ठीक है, ग्रुप 15 वाले का ns2np3, ग्रुप 16 वाले का ns2np4, ग्रुप 17 वाले का ns2np5, ठीक है, और ग्रुप 18 वाले का ns2np6। तो पी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns2np1 से ns2np6 तक जाता है, ठीक है। तो वही है। तो पी एस ब्लॉक वाले एलिमेंट्स को ऐसे डिफाइन भी किया जाता है जैसे कि मतलब वैसा एलिमेंट जिनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में एंटर करता है, एस सब शेल में। वैसे ही पी ब्लॉक वाले को ऐसे बोलेंगे कि वैसा एलिमेंट जिसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो पी सब शेल में, पी ऑर्बिटल्स में जो होता है वो एंटर करता है। तो एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन पी ऑर्बिटल, ठीक है। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns2 np1 से लेकर 6 तक जाएगा। अब इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है तो वो देखते हैं। तो दिस ब्लॉक इंक्लूड्स बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसमें मेटल्स भी आता है, नॉन मेटल्स भी आता है, कुछ मेटलॉइड्स भी आता है, ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जी जो होगा इसका हाई होगा, क्योंकि हम जानते हैं लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है। तो इंक्रीज करती है तो एस ब्लॉक वाले से ज्यादा होगा डी ब्लॉक वाले का, डी ब्लॉक वाले से ज्यादा होगा पी ब्लॉक वाले का, ठीक है। तो इसका जो है तो आयनाइजेशन एनर्जी पी ब्लॉक वाले का पूरे अगर पीरियोडिक टेबल में देखा जाए तो पी ब्लॉक वाले का सबसे ज्यादा होगा। तो देयर आयनाइजेशन एनर्जीज आर रिलेटिवली हायर एज कंपेयर टू एस ब्लॉक एंड डी ब्लॉक एलिमेंट्स बिकॉज आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड। दे आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, नेगेटिविटी नहीं, दे आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। तो ये चीज है। तो दे आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि हम जानते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करता है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो लेफ्ट टू राइट या अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज करता है। तो इंक्रीज करता है तो इसीलिए इलेक्ट्रोनेगेटिव पी ब्लॉक वाला जो होगा, पी ब्लॉक का एलिमेंट्स एस ब्लॉक वाले से और डी ब्लॉक वाले से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ठीक है। इसी पी ब्लॉक वाले में ही फ्लोरीन, क्लोरीन, ठीक है, ऑक्सीजन, ये सब आता है जो कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स में है, ठीक है। उसके अलावा दे फॉर्म मोस्टली कोवेलेंट कंपाउंड्स। पी ब्लॉक का जो भी एलिमेंट्स है ज्यादातर कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है, आयोनिक भी बनाता है, जैसे क्लोरीन और सोडियम। तो क्लोरीन जो है पी ब्लॉक का है तो वो आयोनिक कंपाउंड बनाता है, लेकिन क्लोरीन साथ में कोवेलेंट कंपाउंड भी बनाता है, ठीक है। हम लोग 10th क्लास में भी ये सब चीजें देखे हुए हैं, जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की मदद से देखे थे कि क्लोरीन अगर हाइड्रो HCl के बीच में शेयरिंग से बनेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को शेयर करके वो कंपाउंड बनाएगा, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से नहीं। तो ज्यादातर पी ब्लॉक का एलिमेंट जो होता है वो कोवेलेंट कंपाउंड ही बनाता है। उसके अलावा सम ऑफ देम शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स इन देयर कंपाउंड्स, ठीक है। कुछ ऐसा भी है पी ब्लॉक एलिमेंट जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या होता है? जो चार्ज, जैसे Na पर जो +1 चार्ज है वो ऑक्सीडेशन स्टेट है, O पे -2 चार्ज है तो वो ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ उसका, ठीक है। F पे या Cl पे -1 चार्ज है तो वो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ। Al पे +3 चार्ज है तो वो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ। तो ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब चार्ज कैरीड बाय एनी एटम, जो किसी भी एटम के द्वारा जो चार्ज जो आयन के द्वारा, किसी आयन के द्वारा जो चार्ज जो कैरी किया जाता है वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। तो इस पी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स में कुछ ऐसा एलिमेंट्स आता है जिसका कि एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट भी पॉसिबल होता है, ठीक है। ऑक्सीजन का ऐसा ऐसा कंपाउंड आता भी है जिसमें कि वो प्लस प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है, माइनस भी शो करता है। ऑक्सीजन कभी कभी ऐसा आ जाता है कोई कोई कंपाउंड, ठीक है। ऐसा और भी ऐसा एलिमेंट्स हो सकता है जो कि एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, ठीक है।
तो ये चीज है। उसके बाद जो है देयर ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर, ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर, अब जैसे हम एस ब्लॉक वाले में देखे थे कि वो रिड्यूसिंग बिहेवियर का है, रिड्यूसिंग नेचर का है, ठीक है। लेकिन पी ब्लॉक वाला जो है वो किस नेचर का है, तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर का है। क्यों ऑक्सीडाइजिंग नेचर का है, क्योंकि पी ब्लॉक में ज्यादातर है नॉन मेटल्स, ठीक है। तो नॉन मेटल्स है, तो नॉन मेटल्स जो होता है वो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखता है। लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, तो इंक्रीज करता है तो यानी इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी बढ़ती है। तो इलेक्ट्रॉन को कोई किसी से लेगा, ठीक है, तो इसका मतलब है कि उसको तो ऑक्सीडाइज करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का लॉस होना ऑक्सीडेशन कहलाता है, ठीक है। तो अगर नॉन मेटल जो है किसी से इलेक्ट्रॉन अगर लेगा तो उसको ऑक्सीडाइज करेगा। तो इस तरह से जो है वो ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर जो है, देयर ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी ग्रुप 13 से ग्रुप 18 की तरफ जब हम बढ़ेंगे तो ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। क्यों ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर का मतलब हुआ उसको ऑक्सीडाइज करना, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करना। तो सामने वाले को ऑक्सीडाइज कैसे करना है यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन को लेकर, इलेक्ट्रॉन को उससे लेकर, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी ग्रुप 13 से ग्रुप 17 तक, 18 वाला तो लेगा ही नहीं, ग्रुप 13 से ग्रुप 17 की तरफ इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी बढ़ती है, ठीक है। तो ग्रुप 13 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी ग्रुप 14 वाला रखेगा, 14 से ज्यादा 15, 15 से ज्यादा 16, 16 से ज्यादा 17, तो ग्रुप 17 वाला इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा रखेगा, इसीलिए सबसे ज्यादा नॉन मेटालिक बिहेवियर उसी में होगा। यानी सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग नेचर का कौन होगा, तो ग्रुप 17 वाला होगा। ग्रुप 18 की तो बात नहीं करेंगे, क्योंकि ग्रुप 18 जो है वो इलेक्ट्रॉन ना देगा ना लेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी स्टेबल है, ठीक है। तो देयर ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, पीरियड में, ठीक है, लेफ्ट टू राइट की बात हो रही है। एंड रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। रिड्यूसिंग कैरेक्टर का मतलब है कि सामने वाले को रिड्यूस करना है, तो सामने वाले को रिड्यूस करेंगे इलेक्ट्रॉन देकर। और हम जानते हैं टॉप टू बॉटम जब हम बढ़ते हैं, तो टॉप टू बॉटम जब हम बढ़ेंगे तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी बढ़ती है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा मतलब इलेक्ट्रॉन किसी को देगा, तो इसका मतलब रिड्यूसिंग बिहेवियर बढ़ेगा। ठीक है। तो इस तरह से जो है ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट इंक्रीज, और रिड्यूसिंग कैरेक्टर टॉप टू बॉटम इंक्रीज। किसी भी ग्रुप में, एस ब्लॉक वाले में भी यही चीज होगा। एस ब्लॉक वाले में भी अगर हम टॉप टू बॉटम जब हम बढ़ेंगे तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर जो होगा वो इंक्रीज करेगा, ठीक है। क्योंकि टॉप टू बॉटम जब हम बढ़ते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, बढ़ेगी। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी बढ़ेगी तो सामने वाले को इलेक्ट्रॉन देगा, तो वैसे केस में उसको रिड्यूस करेगा, ठीक है। तो रिड्यूसिंग बिहेवियर टॉप टू बॉटम इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया और ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट ग्रुप 13 से ग्रुप 17 की तरफ क्यों बढ़ेगा, तो आई होप ये क्लियर होगा, ठीक है। तो इसमें जो हो गया ये पी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स का ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, ठीक है। पी ब्लॉक वाले में मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड सब आता है। पी ब्लॉक वाले में ही आता है ना एल्यूमिनियम आता है, एल्यूमिनियम मेटल ही है, ठीक है। मेटलॉइड में जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब मेटलॉइड्स में आता है। नॉन मेटल तो खैर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब जो भी है सब नॉन मेटल में ही है, ठीक है। उसके अलावा आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा है एस ब्लॉक डी ब्लॉक वाले से ज्यादा, ठीक है। उसके अलावा जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ज्यादातर कोवेलेंट कंपाउंड बनाएगा। कुछ ऐसा एलिमेंट्स है जो वेरिएबल, मतलब एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। उसके अलावा फिर ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर, मतलब किसी से इलेक्ट्रॉन ले लेना, ठीक है, किसी से इलेक्ट्रॉन लेना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करती है, इसीलिए ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर जो होगा वो लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करेगा, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद जो है वो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं डी ब्लॉक वाले में, ठीक है। तो डी ब्लॉक वाले में जो है डी ब्लॉक एलिमेंट्स वैसा एलिमेंट्स होगा जिसमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होगा वो डी सबसेल में, डी ऑर्बिटल्स में जो होगा वो एंटर करेगा, ठीक है। इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, तो n-1 D1 to 10 ns 0 से 2, 1 से 2 लिखना जो है वो ज्यादा सही है, ठीक है। 1 to 2, 1 से 2 होगा। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन n-1 D1 to 10 ns 1 से 2, 0 से 2 नहीं, 1 से 2, ठीक है।
ये होगा। अब इसके बाद NS0 इसलिए कहीं कहीं लिख दिया जाता है क्योंकि ऐसा एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन जो एक आया था, जिसमें याद होगा इसका पैलेडियम वाले का याद आया होगा, जिसमें कि 2 इलेक्ट्रॉन का सीधे ट्रांसफर हो गया था। तो 0 से 2 जो है वो लिखना गलत नहीं है, ठीक है, लेकिन जनरली ज्यादातर में 1 और 2 ही आता है। तो इसके बाद जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ऑर्बिटल एलिमेंट, डी ब्लॉक का जो एलिमेंट्स है उसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। तो डी ब्लॉक का भी जो भी एलिमेंट्स है वो सारा का सारा जो होता है वो ये मेटल्स ही होता है, और मेटल्स में भी हेवी मेटल्स होता है। एस ब्लॉक का एलिमेंट्स भी मेटल्स है लेकिन वो सॉफ्ट मेटल्स है, लेकिन डी ब्लॉक का एलिमेंट जो है वो हेवी मेटल्स है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो एस ब्लॉक वाले से ज्यादा होगा। जैसे आयरन का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है 1535 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, ठीक है। तो दे आर ऑल मेटल्स विच आर हार्ड, हार्ड होता है। गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी तो होना ही है। आयोनाइजेशन एनर्जी जो होगा वो एस ब्लॉक वाले से ज्यादा होगा, पी ब्लॉक वाले से कम होगा, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है, ठीक है। फिर उसके बाद वेरिएबल ऑक्सीडेशन, डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स की सबसे बड़ी खासियत यही है, ठीक है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ऑक्सीडेशन स्टेट के मामले में ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ठीक है। +1 से लेकर +7 तक जाता है। जैसे मैग्नीज, मैग्नीज एक ऐसा एलिमेंट है जिसका जो है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 से लेकर +7 तक जाता है। +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7, इतना सारा ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा वो सब शो करता है, ठीक है। तो वही जैसे कि एस ब्लॉक वाले का है, तो ग्रुप 1 वाला केवल +1 शो करेगा, ग्रुप 2 वाला जो है वो केवल +2 शो करेगा, ठीक है। लेकिन डी ब्लॉक वाले में है कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ठीक है। उसके बाद इसमें आयनिक कंपाउंड भी बनाएगा और साथ में कोवेलेंट कंपाउंड भी बनाता है, ठीक है। उसके अलावा इनका जो भी कंपाउंड्स होता है, डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स का जो जो भी कंपाउंड होता है वो कलर्ड होता है और पैरामैग्नेटिक होता है। कलर्ड मतलब किसी ना किसी कलर का होगा, जैसे पोटेशियम पर मैग्नेट, ठीक है। पोटेशियम पर मैग्नेट जो है ये जो होता है वो वॉयलेट कलर का होता है, पोटेशियम पर मैग्नेट। उसी तरह से पोटेशियम डाइक्रोमेट ये ऑरेंज रेड कलर का होता है। तो ये सब जो है वो जनरली कलर्ड कंपाउंड बनाता है। और पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक का मतलब ऑलरेडी समझाए हुए हैं, जिसमें कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो। और डी ऑर्बिटल्स जो होता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स में, जो डी सबशेल होता है वो जनरली उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो अनपेयर्ड ही रहता है, तो इसीलिए ये पैरामैग्नेटिक नेचर का मोस्टली होगा, ठीक है। कलर्ड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएगा, ठीक है। कलर्ड जो है मतलब किसी न किसी कलर का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है बनाता है, ठीक है। ये होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जैसे ये पढ़ना है 12th में, इसके बारे में ये एक चैप्टर ही है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। तो उसमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक सेंट्रल एटम जो होता है वो सेंट्रल एटम ये डी ब्लॉक का एलिमेंट ही होता है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है वो डिटेल में क्या है वो तो नहीं जानना है, ऐसे मतलब होता है कि उसमें एक तरह से ये समझना है कि कंपाउंड के अंदर उसमें कंपाउंड है, ठीक है। तो इसीलिए उसका नाम भी दिया गया है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो सेंट्रल एटम होता है वो डी ब्लॉक का एलिमेंट ही होता है, ठीक है। उसके अलावा जो है डी ब्लॉक का जो भी एलिमेंट्स है वो या तो एलिमेंट के फॉर्म में हो या फिर कंपाउंड के रूप में, ये जो है कैटलिस्ट के रूप में काम करता है। तो वही है, मोस्ट ऑफ द मेटल्स सच एज वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर एंड देयर कंपाउंड्स आर मतलब यूज्ड एज कैटलिस्ट, ठीक है। कैटलिस्ट के रूप में उसका इस्तेमाल होता है। याद होगा जो हाइड्रोजनेशन या रिडक्शन जो करवाते थे अल्कीन या अल्काइन का, निकेल, प्लेटिनम, पैलेडियम, कैटलिस्ट उसमें यूज होता था। तो वहाँ पे कैटलिस्ट जो है ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है। उसके अलावा और भी जैसे कि ये रिएक्शन याद होगा कि सोडियम और ये सॉरी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को जब रिएक्शन करते हैं तो अमोनिया बनता है, तो उसमें आयरन कैटलिस्ट का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये सब जो है इसमें, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स मैक्सिमम एलिमेंट्स या फिर उसका कंपाउंड जो होता है वो यूज होता है कैटलिस्ट के रूप में, ठीक है। ये हो गई बात इसकी। अब उसके बाद जो है वही है, आर यूज्ड एज कैटलिस्ट बोला हो ही गया। मोस्ट ऑफ द मेटल्स फॉर्म एलॉयज, एलॉय भी बनाने में खूब सारा इस्तेमाल होता है, ये भी पता ही है। जो आयरन है, ठीक है, कोबाल्ट है, निकेल है, ये सब जो होता है वो एलॉय बनाने में उसका इस्तेमाल खूब होता है, ठीक है।
जो आयरन है, कोबाल्ट है, निकेल है, ये सब जितना भी है, मैग्नीज वगैरह सब जो है, ये सब का एलॉयज बनाने में इस्तेमाल होता है। ठीक है, उसके अलावा जो है जिंक, कैडमियम, मरकरी शो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-1 D10 NS2। ठीक है, एंड डू नॉट शो मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है। ट्रांजिशन का मतलब होता है जैसे एक तरह से ब्रिज की तरह। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में ये ब्रिज की तरह काम करता है। पीरियोडिक टेबल में भी देखो एक तरह से लगेगा जैसे ब्रिज की तरह, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में ये ब्रिज की तरह है। ठीक है, तो ट्रांजिशन का मतलब होता है कि जैसे एक जैसे एस से अगर पी में अगर जाना है तो यहाँ पे एक डी जो है बीच में एक तरह से ब्रिज की तरह है, तो इसीलिए इसको इनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो जिंक, कैडमियम और मरकरी जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-1 D10 NS2 होता है। ठीक है, और बहुत ऐसा प्रॉपर्टीज उसका है जो कि ट्रांजिशन एलिमेंट से, डी ब्लॉक एलिमेंट से मैच नहीं करता है। तो भैया डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स बिकॉज द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज एलिमेंट्स आर मिडवे बिटवीन दोज ऑफ एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक। और साथ में ये भी एक चीज ऐड कर लेना चाहिए कि दे फॉर्म अ ब्रिज बिटवीन एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक। ठीक है, ये चीज है। इनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स को 4 सीरीज में बांटा गया है, 4 सीरीज में। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज स्कैंडियम, जैसे स्कैंडियम से जिंक की तरफ है, 21 से 30 है। सेकेंड इसको 3D सीरीज भी कहा जाता है। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज को 3D सीरीज, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो 3D में बढ़ता है, 4D में नहीं जाएगा। सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज जो होगा वो जैसे कि यहाँ पे यट्रियम से लेकर ये कैडमियम तक जाता है, तो ये इसका यट्रियम से लेकर कैडमियम तक जाता है, तो इसमें 4D में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ता है, तो इसलिए इनको 4D सीरीज भी कहा जाता है। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज जो है वो इसमें यहाँ पे हॉफनियम से जो है ये मरकरी है, और इसमें जो है वो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज जिसको कि हम लोग 5D सीरीज भी बोलते हैं। ठीक है, 5D सीरीज भी इनको बोला जाता है। फिर उसके बाद जो है आता है फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। तो फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज जो है वो इसका आएगा एक्टिनियम जो है वो वाला से जाएगा, और फिर वो रदरफोर्डियम इसमें, तो ये जो है 6D सीरीज। ठीक है, तो ये 6D सीरीज जो ये वाला जो आएगा उसमें, तो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज मतलब 5D सीरीज, और फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज मतलब ये 6D सीरीज आ जाएगा ये। अब उसके बाद जो है तो इसमें ये आ गया पूरा तुम्हारा, ये 4 सीरीज हो जाएगा। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में ये 4 सीरीज आएगा, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज या 3D सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज या 4D सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज या 5D सीरीज, और फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज यानी 6D सीरीज। ठीक है, तो वो चीज हो जाएगा इसमें डी ब्लॉक एलिमेंट्स में। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है उसका, उसके अलावा क्या कैरेक्टरिस्टिक सब है, और उसके अलावा कौन कौन से सीरीज में बांटा गया है। ठीक है, पी ब्लॉक वाले में जैसे कि एक ये सब भी चीज जो है उसमें हम ये चीज ऐसे डिस्कस किए भी हुए हैं कि जैसे कि नाम जो है ग्रुप 16 वाले को चैल्कोजेंस के नाम से जाना जाता है, ग्रुप 17 वाले को हेलोजेंस के नाम से जाना जाता है, उसके अलावा ग्रुप 18 को जो है वो नोबल गैस या इनर्ट गैस भी कहा जाता है। तो ये सब है। फिर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है, तो एफ ब्लॉक एलिमेंट जिसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होगा वो एफ सबसेल में, एफ ऑर्बिटल्स में जाता है। इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-2 f1 to 14, n-1 d0 से 2 और ns2। ठीक है, तो ये इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है एफ ब्लॉक वाले का। ठीक है, तो एफ ब्लॉक वाला जो एलिमेंट्स है, ठीक है, उसका भी जैसे कि इनको ट्रांजिशन, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। डी ब्लॉक वाले को ट्रांजिशन और एफ ब्लॉक वाले को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और ये एलिमेंट्स वही है जो कि 6th पीरियड और 7th पीरियड से निकाला गया, लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स कहा जाता है। दे आर डिवाइडेड इनटू 2 सीरीज, लैंथेनॉइड सीरीज एंड एक्टिनॉइड सीरीज। ठीक है, अब इनका कैरेक्टरिस्टिक जो है वो क्या क्या है, तो हेवी मेटल्स है सारा का सारा, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, ये भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। कंपाउंड जो होता है वो जनरली कलर्ड होता है। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने की भी टेंडेंसी इनमें होती है। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स इतना नहीं, लेकिन फिर भी होता है। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स स्पेशली एक्टिनॉइड्स आर हाईली रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव मतलब जो बनता है डीके कर जाता है। ठीक है, तो ज्यादातर इसका एलिमेंट जो है वो एक्टिनॉइड्स का, खास करके एक्टिनॉइड्स, वो हाईली रेडियो एक्टिव होता है। ठीक है, इसके अलावा दे आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स। ठीक है, बिकॉज दे फॉलो यूरेनियम इन द पीरियोडिक टेबल एंड ऑल्सो हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम न्यूक्लियर रिएक्शंस। तो इनको ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स कहा जाता है क्योंकि ये यूरेनियम को फॉलो करते हैं, पीरियोडिक टेबल में ये यूरेनियम को फॉलो करते हैं।
ठीक है, इसीलिए इनको ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स कहा जाता है और इनको न्यूक्लियर रिएक्शन से ऑब्टेन किया गया है। न्यूक्लियर रिएक्शंस होता है उसके द्वारा, जैसे न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन सब जो ये सब होता है, ये सब न्यूक्लियर रिएक्शंस में आता है। तो इनको ये जो है न्यूक्लियर रिएक्शंस के द्वारा ऑब्टेन किया गया हुआ है। ठीक है, और ये यूरेनियम को फॉलो करते हैं, ये जो भी लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स हैं, इसलिए इनको ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स कहा जाता है। ठीक है, ये जो लैंथेनॉइड जो है वो 58 सीरियम से लेकर कॉपर, कॉपर कह रहे हैं, ये एलयू एलयू है ये। ठीक है, सीयू जो है इसको नहीं पढ़ना है, सीयू यहाँ पे लिखा हुआ था तो हम भी सीयू से सीधे पढ़ दिए, एलयू है। ठीक है, तो जो है 58 सी से लेकर एलयू तो जाएगा 58 से लेकर 71, 14 एलिमेंट्स का सीरीज होता है। ठीक है, उसके अलावा जो है फिर यहाँ पे एक्टिनॉइड जो है, तो ये यहाँ पे इसका स्टार्ट होगा तो ये 90 से स्टार्ट होता है। ठीक है, 90 से स्टार्ट होता है और उसके बाद जो है ये 103 पर जाकर खत्म होगा। तो यहाँ पे इनको एक्टिनॉइड्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये अभी जैसे कि डी ब्लॉक वाले में ही देखे हैं इसमें कि एक्टिनियम था वहां पे, 89 पे एक्टिनियम था, तो उसी के जस्ट बाद 90 से जो है ये इसको हटाया गया हुआ है, 90 से लेकर 103 तक ये एक्टिनॉइड्स में आ जाता है। ठीक है, और लैंथेनॉइड जो है वो 58 सीरियम, चूंकि यहाँ पे ये लैंथेनॉइड लैंथेनॉइड जो 57 है उसका एटॉमिक नंबर, उसके बाद से ये स्टार्ट हो रहा है, इसलिए इसको लैंथेनॉइड्स कहा जाता है। ठीक है।